हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर मोस्ट प्रॉबल टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेड है अपकमिंग जेई मेन में, और उनको मैं लिस्ट कर रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक के इंफॉर्मेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रॉबल है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो मोस्ट प्रॉबल टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस लिस्ट किए जा रहे हैं, मैकेनिक्स में 20 टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऐसा बोला जा सकता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है जेई मेन एग्जामिनेशन में पूछने के लिए। सो वन बाय वन को देखते हैं और ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें मोस्ट प्रोबेबल है। अगेन एक डिस्क्लेमर रहेगा कि दीज टॉपिक्स हैव बीन चोजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट। तो इसके अलावा भी जो पार्ट है वो भी आपको कवर करना है और फाइनली आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं, ज़्यादा फोकस दे सकते हैं और सो दैट कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जाए और करेक्ट जाए। ओके, सो पहला टॉपिक जो है वो है डायमेंशंस। सो मोस्ट लाइकली एक क्वेश्चन आपको डायमेंशन पे मिलेगा फॉर श्योर। डायमेंशन निकालने के लिए आप जानते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मास को एम, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को केल्विन और थीटा पर, करंट को एम्पियर में। इन क्वांटिटीज़ पे जनरली इन क्वांटिटीज़ के टर्म में बताना होता है। डायमेंशंस होते क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी की कौन सी पावर पर उस क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड करता है, सो दैट पावर इज नोन एज डायमेंशन। इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज़ उनको आप लिस्ट कर रहे होते हो, पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग होता है ब्रैकेट में। जैसे अगर आपको लिखा जाए mL2T⁻⁻², तो आप बोलोगे कि एक क्वांटिटी है जो इक्विवेलेंट है एनर्जी के। सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा, यही वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। यही आप पाओगे कि एनर्जीज में कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, तब ये चलेगा। टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला ये मिलेगा। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के सेम डायमेंशन फार्मूला आते हैं। सो इसमें हम बोलेंगे कि एनर्जी जो है मास के साथ 1 डायमेंशन रखता है, लेंथ 2 डायमेंशन रखता है और टाइम -2 डायमेंशन रखता है। सो मैकेनिक्स में यूज़ होने वाली सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला आप याद रखते हो। अगर नहीं भी याद होता तो फार्मूला से ड्राइव कर लेते हो। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस रहेंगे वो ऐसा रहेगा जैसे कि आपको स्टीफेंस कांस्टेंट के बारे में बोलेगा, तो आपको याद रखना है स्टीफेन कांस्टेंट के बारे में कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और एटलीस्ट एक दो बार लिस्ट करके उनको याद रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तो आपको पता होता है कि हीट और एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर बेसिकली, दिस इज इक्वल टू, अगर ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला याद रखो तो सिग्मा इंटू ए इंटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4, जहाँ पर ए फॉर एरिया है, सरफेस एरिया है ना। सो आप एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जान रहे हो, टाइम के लिए आप टी यूज़ कर सकते हो, एरिया के लिए L² यूज़ कर सकते हो, के रेज़ पावर 4 कर सकते हो। इधर लेके आओगे स्टीफेंस कॉन्स्टेंट का निकल के आ जाएगा। इट विल टेक 1 मिनट टू वेरीफाई देयर, इफ़ यू रिमेंबर दैट्स बेस्ट। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट में से आता है। इसके बाद आप देखते हो कि ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ये भी बहुत पॉपुलर रहता है, कई बार पूछता है। सो विस्कोसिटी कोफिशिएंट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है F = 6π∗RV। सो इस वाले फार्मूले से आप पाओगे कि ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स mL⁻⁻² होता है और 6π कांस्टेंट है, R लेंथ हो जाएगा और V L⁻⁻1 हो जाएगा। सो पॉइंट है कि ये फार्मूला अपने को ये निकालने के देता है। ऐसे मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, एक बार निकाल करके लिस्ट बना लें, सो दैट कि कई हद तक अपने को याद रह जाएगा कि ईटा का डायमेंशनल फार्मूला किया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे, जैसे एप्सिलॉन नॉट लगता है, तो एप्सिलॉन को निकालने के लिए आप F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² से जा सकते हो। और म्यू नॉट काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू नॉट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से आ जाएगा। म्यू नॉट I/2 लेट से रिंग का अपने सेंटर पे फील्ड निकाला हुआ है। कई बार इसके बारे में पूछते हैं कि 1/√μ0ε0 क्या होगा। सो रिमेंबर दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। सो ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला बनता है। ई और बी में कई बार रिलेशन बोलता है, देन यू कैन रफली रिलेट कि ई की जो वैल्यू होती है B/V जैसा कुछ होता है डायमेंशनली पॉइंट ऑफ व्यू से। सो E/B वेलोसिटी के बराबर होगा। काफ़ी पॉपुलर है, पूछा जा सकता है। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा जो वेलोसिटी का होता है, दैट मीन्स L⁻⁻1। और भी जो पॉपुलर एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हाफ ε0 E², इसके लिए आप ε0 और E को ना यूज़ करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम।
सो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला से जनरली हम लोग इसको पता कर लेते हैं। सिमिलरली b² अगर आपसे पूछा जाता है तो एनर्जी डेंसिटी से। बेसिकली जो फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं उनको आपको रिकॉल करना और देखना है कि कितना सिंप्लीफाइड वर्जन पे उसको लेके जा सकते हो। सिमिलरली आपसे कई बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बोलेगा तो के टी इंडिकेट्स एनर्जी, सो वहाँ से आप अपने को के का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। और गैस कांस्टेंट के बारे में बोलेगा तो आर टी भी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा होता है, वो आप जानते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस की एक और क्वांटिटी होती है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, यंग्स मॉडुलस। तो अगर जब कोई यंग्स मॉडुलस निकालना है तो आप देखोगे ये फोर्स डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो यू विल फाइंड कि ये स्ट्रेस के इक्विवेलेंट होती है और फोर्स डिवाइड बाई एरिया से इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। बाकी कुछ डायमेंशंस के अपने पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। यूनिट कन्वर्जन में इसको यूज़ किया जा सकता है। यूनिट कन्वर्जन में सो आप यूज़ करोगे कि n1 मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इन 1 यूनिट, दिस मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम क्वांटिटी इन अनदर यूनिट सिस्टम। सो यूनिट का नाम लिखेंगे और फिर सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हम n1 n2 का रिलेशन पता कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एप्लीकेशन जो इसका गिरता है वो ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी x क्वांटिटी ए बी सी पे डिपेंड कर जाती है। उनकी पावर्स में ये ए बी सी हो सकता है। सो आप क्या करते हो, दोनों तरफ साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो और 3 इक्वेशंस बना करके ए बी सी की कैलकुलेशन करते हो। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स फार्मूला वेरिफिकेशन को लेकर के या फार्मूला फॉर्मेशन को लेकर के, यूनिट कन्वर्जन को लेकर के। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर क्वांटिटीज़ हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिस पर डायरेक्टली वो पूछता है। सो 1 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फ्रॉम डायमेंशन से आपको रेडी रखना है। और आप ये लिस्ट करके याद रखेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट गिरने वाला है। देन आफ्टर दूसरे क्वांटिटी पे आते हैं या फिर दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो कि अगेन ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको देने वाला है। वो आपसे एरर पूछेगा या फिर परसेंटेज चेंज पूछेगा किसी पर्टिकुलर फार्मूला को इंडिकेट करते हुए। या तो वो फार्मूला आपको देने वाला है या फिर वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से लिंक करके बोलेगा। जैसे जनरली आपको इस फार्मूले पे फोकस कराएगा, t इज इक्वल टू 2π√L/g। और भी कोई फार्मूला हो सकता है फॉर दैट थिंग। सो इसमें ग्रेविटी का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि g को पकड़ते हैं। सो g की वैल्यू आती है 4π²L/t²। नो आप मीटर स्केल से L को मेज़र करते हो और स्टॉप वॉच से T को मेज़र करते हो। 4π² आप जानते हो, यहाँ से ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी लोकेशन पे कैलकुलेट कर लेते हो। ना परसेंटेज चेंज और एरर के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करते हैं। अपने को पता है कि इसको लॉग लेंगे बोथ साइड, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आपने लॉग लिया होगा तो मैं लिख के बोल देता हूँ, ln(g) आएगा, ये आएगा ln 4π² प्लस ln L माइनस 2 टाइम्स ln T। When you differentiate it then you'll find कि ये आएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और यहाँ से आएगा डेल्टा L अपॉन L माइनस 2 टाइम्स डेल्टा T अपॉन T। ये एक्सप्रेशन बनता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। किसी और केस के लिए आप एक्जैक्टली यही करने वाले हो। पहले एक्सप्रेशन निकालोगे, फिर एक्सप्रेशन के बाद उसका लॉगरिदम ले लोगे, लॉगरिदम लेने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे जब भी मल्टीप्लिकेशन पावर्स चल रहे होंगे या डिविजन चल रहे होंगे। तो अब आपसे बोलता है कि इस पर्टिकुलर केस को 2 तरह से डील किया जा सकता है। एरर बताइए। तो जब कभी एरर या परसेंटेज एरर, सो एरर इज ऑलवेज मैक्स, यू नो। सो जितने भी साइंस होते हैं सबको हम एक साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। सो एरर का फॉर्मूला आएगा एरर इन जी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, दैट्स अ परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, दिस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। नो ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है कि लेंथ में नेगेटिव परसेंटेज चेंज है तो अपने को पॉजिटिव लिखना है। सो ये नंबर पॉजिटिव लिखना है, ये नंबर पॉजिटिव लिखना है, सो दैट कि ओवरऑल नंबर क्या हो जाए, मैक्स। सो जब हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम लोग मैक्सिमम एरर की तरफ जा रहे होते हैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अपने को एडअप करना होता है उसके मैग्नीट्यूड्स को लेकर के, फिर हम प्लस माइनस करके बोलेंगे कि यस इतने परसेंटेज का पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हो सकता है। नाउ परसेंटेज चेंज बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे। सो इन केस ऐसा बोलता है कि परसेंटेज चेंज निकालिए, देन वी विल नॉट चेंज एनी साइन। सो जैसे आ रहा वैसे ही लिखेंगे। सो विल राइट लाइक डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, दैट्स परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, इट विल बी डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, दैट्स परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। सो चेंज पूछा जाएगा तो उसका दूसरा मीनिंग निकलेगा।
एरर पूछा जाएगा उसका दूसरा मीनिंग निकलेगा। एरर इज ऑलवेज मैक्स वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होते हैं, और परसेंटेज चेंज मैथमेटिकली चल रहा होता है। मोर ओवर परसेंटेज चेंज आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो अगर ऐसा बोलता है कि लेंथ में डिक्रीज हुआ है तो फिर इसको माइनस से लिखेंगे। अगर टाइम में डिक्रीज हुआ है तो माइनस से लिखेंगे, और इंक्रीज हुआ तो प्लस से लिखेंगे। सो पॉइंट इस इसमें हर एक साइन का ख्याल करने का, और इसमें हर एक साइन को प्लस बना देने का जो इस साइड यूज़ हो रहा है। सो ये बहुत माइनर सा पॉइंट है जो डिफरेंस लाएगा आंसर्स में, और आप पाओगे कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, विदाउट साइन वाला विद साइन वाला। तो कौन सा चूज़ करना है वो डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको डेल्टा एल डेल्टा टी नहीं देगा, तो ऐसा बोलेगा कि हमने एल का मेज़रमेंट किया और वो मेज़रमेंट था लेट्स से 20.0 सेंटीमीटर। सो जैसे 20.0 सेंटीमीटर बोलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से हम डेल्टा एल पता कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक जा रहा है। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो सकता है। तो इससे हम लोग निकालेंगे कि जो डेल्टा एल की वैल्यू है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नंबर के एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि उसमें डेल्टा है, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी जा सकती है। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर वही जाएगी जो लीस्ट काउंट होगा, जो लीस्ट काउंट आप इसमें मेजर कर सकते हो। क्योंकि ये नंबर अगला जो जाने वाला है वो अगला नंबर आपको मिलेगा 20.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 जो है ना वो डिफरेंट डिवीजन से मैक्स जो अपने को मिल रहा है वही मैक्स एरर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने को कई बार हेल्पफुल आएगा। कई बार क्या करेगा कि ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ना देकर के ऐसा बोलेगा हमने n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किए हैं। तो n नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब हुआ कि वो अगर घड़ी का टाइम आप t मानते हो तो t इज इक्वल टू NT हो जाएगा, टाइम पीरियड के n टाइम्स। यहाँ से आप डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू n डेल्टा टी हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर इन टाइम मेजरमेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड और टाइम मेजरमेंट्स का फ्रैक्शनल एरर बराबर होता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर्स डिफरेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर्स डिफरेंट है, ये वॉच का है और ये टाइम पीरियड का है, वो n से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो फ्रैक्शनल एरर बराबर करना है। अगेन डेल्टा टी कहाँ से आएगा, जो लीस्ट मेजर कर सकता है आपका स्टॉप वॉच टी, टोटल टाइम जो आपने मेजर किया ये इसके बराबर होगा। बाद में इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, एरर आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए जिसमें टाइम पीरियड है, जो कि मोस्ट लाइकली एग्जाम्पल है। और कोई और भी केस आएगा तो हम सिमिलरली सॉल्व कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल वॉच कि कई बार ऐसा केस आता है कि जिसमें हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्रेशन बनाते हैं, लेकिन उसमें एल एन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपसे बोलेगा कि दो कैपेसिटर है सीरीज पे कनेक्टेड है, C1 C2, इक्विवेलेंट जो आएगा उसका अपने को एरर निकालना है या फिर उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो आप जानते हो कि इसमें आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या फिर आप देख लो कि लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इस पे जो एरर अपना प्रोपोगेशन होता है, एरर का मेजरमेंट होता है, वो हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे, डेल्टा C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा C1 अपॉन C1 स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 अपॉन C2 स्क्वायर। Now you will be knowing C1 C2, then you can find C equivalent by using this, और फिर आपको डेल्टा C1 डेल्टा C2 पता होगा और फिर वहाँ से डेल्टा C equivalent निकालते हैं। सो ये एक्सप्रेशन यू नो कि अपने को यूज़ करना होता है। कैसे आया, जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। मोर ओवर ये बात भी ख्याल रखना है कि जो परसेंटेज एरर है, ये वाला मेथड जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं वो तभी यूज़ करेंगे जब परसेंटेज एरर स्मॉलर हो, जैसे कि 2%, 5%, 10% का एरर हो। अगर ये लेट से 20% बोलता है या 40% बोलता है तो फिर ये फंडा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि ये डिफ्रेंशिएशन से आया और डिफ्रेंशिएशन फॉर स्मॉलर चेंज के लिए वैलिड होता है। फिर उस केस में हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और फिर जो लेमैन मेथड है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो इन पॉइंट्स का अगर आप ख्याल रखोगे तो एरर्स नहीं होंगे और एरर की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। जो क्वेश्चन का रहेगा या परसेंटेज चेंज रहेगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इक्वेशन एज आई टोल्ड यू शॉर्ट है। इसके बाद अगला टॉपिक जो चूज़ किया है दैट इज़ काइनेमेटिक ग्राफ। काइनेमेटिक्स में आपको ग्राफ आते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चन वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ देगा, कुछ ग्राफ उससे पूछेगा, या फिर कोई कंडीशन देगा उससे ग्राफ पूछेगा आपसे। सो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, वो अपने को याद रखना होता है।
और काइनेमेटिक्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो जनरली हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। ये स्टैंडर्ड टाइप के होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। तो उनको अपने को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आने का ना। किसी भी ग्राफ में क्या क्या चल रहा होता है मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ कि किसी भी ग्राफ में हम स्लोप मेजर कर सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो अपने को इसका यूनिट और इसका यूनिट डिवाइड करके देखना है कौन सा यूनिट बना रहा है। जो यूनिट बनाएगा वही क्वांटिटी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बात करें, तो स्लोप क्या बनेगा, स्लोप बनेगा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है या पोजीशन वर्सेस टाइम है तो वेलोसिटी हो जाएगी। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो फिर स्पीड हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, जनरली वो बात पर डिक करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्लोप मेजर करना चाहते हो तो स्लोप यहाँ पर आपको मिलने वाला है डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे आप स्लोप मेजर करना चाहोगे स्लोप, तो आपको यहाँ पे स्लोप पे दिखेगा डी ए बाई डी टी। फिर आप बोलोगे डी ए बाई डी टी कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो हम लोग पॉपुलरली यूज़ करते हैं जिसको डिफाइन किया गया हो, बट यस ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक स्लोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को, और फिर देखेंगे किस क्वांटिटी को बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देंगे। जैसे एक एरिया ग्राफ दिया गया है तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक के एरिया निकालना है। सो दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। नो अगर ग्राफ अप साइड है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, डाउन साइड है तो निगेटिव लिखा जाएगा, डिपेंड अपॉन ये क्वांटिटी कौन सी है। सो अप साइड पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वाई पॉजिटिव है, इस पर वाई इन्वॉल्व है, और डाउन साइड नेगेटिव रहेगा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जैसी क्वांटिटी पूछा जाए इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। आप देखोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो ना, तो एरिया अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन वी डी टी, और वी डी टी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। सो अगर अपने को वेलोसिटी दिया गया है और एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव लिखना ज़रूरी है। आई एम हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, उन्हीं को अवॉइड करना है, राइट। डिस्टेंस पूछा जाएगा तो सारे एरियाज चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड अप होती है, सबट्रैक्ट नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट होता है। सो ये ग्राफ पर बेस्ड जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चंस पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेना है। आपको जो भी कंडीशन गिवन है उसको वॉच करना है और फिर हर एक ऑप्शन को चेक करना है। जो ऑप्शन उसको ऑबे नहीं करेगा या उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा उसको रिजेक्ट कर देना है। तो ऐसे 3 ऑप्शन रिजेक्ट करोगे तो चौथा ऑप्शन अपने को मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि एक कोई ग्राफ लेकर के हम लोग बात करें, लेट्स से ऐसा ग्राफ बनाया गया है और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ग्राफ को लेट्स से कि ऐसा दिखा दिया गया है और आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑब्वियस पॉइंट है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी ये वी नॉट है, ये यू है। इसके बाद आप पाओगे कि ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। तो आपसे पूछ सकता है एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो हम लोग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जैसी बात कर सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ओवर द टाइम, रिटार्डिंग। इस पॉइंट पर आप देखोगे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। फिर इसके बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है। तो बेसिकली ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल एक हायर वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया, इसके बाद रिटर्न करता है। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। और इसमें जो पूरे जर्नी में ए है वो ए इसी डायरेक्शन में है। सो ए डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर भी ए वही था, यहाँ पर भी ए था और नेगेटिव था, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यू नो दैट। मोरोवर कई बार ऐसे टर्म यूज़ करता है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो आप बोलोगे कि ये बॉडी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिटार्ड हो रही थी, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर था। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जब यू और ए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो रिटार्डेशन है, सेम डायरेक्शन होंगे तो एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट हाफ जर्नी में आप देखोगे कि ये रिटार्ड हुआ था, सेकेंड हाफ जर्नी में, फिर सेकेंड जर्नी में एक्सेलरेट होता है और फ्यूचर में हमेशा इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। फिर स्लोप मेजर करने के लिए एंगल मेजर कर लेते हैं tan थीटा। एरिया मेजर करने के लिए वो सिंपल सा ट्राइंगल या रेक्टेंगल देगा, वहाँ से हम पता कर लेते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लिस्ट कर लेना है और इसको रिवाइज करना है, और जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए अभी तक उनको एक बार गो थ्रू करना है। एलिमिनेशन मेथड इज यूजफुल हियर।
अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक आएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हालांकि और भी पॉइंट्स हैं जो आपको साथ में लेके चलना है, जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। माइंड इट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दे आर डिफरेंट, दे मेक डिफरेंस, राइट। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, रिलेटिव मोशन भी है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ते हो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे वेट होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, टेंशन फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। उनमें फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी प्रोबेबल है। सो फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा होता है? फ्रिक्शन एक्ट करने में दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन, और देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। इन दो कंडीशन पर ही एक्ट करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो इसको मैं अगर पूरा लिखूं, बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस। कई बार क्या होता है कि हम लोग सरफेस ना वॉच करके जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि बॉडीज़ को वॉच करते हैं तो फिर इश्यू बनता है। तो अपने को कॉन्टेक्ट सरफेसेस को वॉच करना है और फिर देखना है कि क्या टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन के लिए। इफ़ यस, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। देन यू नो कि रिलेटिव मोशन चल रहा है बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसिस, तो ये बन जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मोस्टली वो आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन पे क्वेश्चन पूछने वाला है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो जितना फोर्स उसको टेंडेंसी क्रिएट कराएगा उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के पास वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक इज म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नीड नॉट टू से कि आप म्यू के और म्यू एस का रिलेशन जानते हो, म्यू एस थोड़ा सा बड़ा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन है, माइंड इट, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज mg, इट्स नॉर्मल रिएक्शन विच इज कमिंग यूजिंग ए फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम से नॉर्मल रिएक्शन, ये एक एरिया है जहाँ पर रिस्क रहता है कैलकुलेशन का। सो नॉर्मल रिएक्शन को हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, न कि mg अपनी मर्जी से लिख देंगे, राइट। और म्यू के आपको दिया जाएगा तो ये एक नंबर आएगा जो कि एक फिक्स नंबर होगा। नॉर्मल रेशन कई बार होता है मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, तो कौन सी नॉर्मल रेशन लेनी है? वही नॉर्मल रेशन लेनी है जिस सरफेस पर ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो अलग अलग सरफेस की नॉर्मल रेशन अलग अलग हो सकती है। सो उस कॉन्टेक्ट सरफेस की नॉर्मल रेशन लेनी है जिस पर ये फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक रहता है, अगर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लगा हुआ है, और लेट्स से कि यहाँ पर ग्राउंड है, इनमें कुछ फोर्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं और ये मूव करना चाहते हैं व्हाटएवर। तो अपने को क्या करना है कि अगर हम यहाँ का फ्रिक्शन निकाल रहे हैं इस वाले सरफेस का, तो इस पर जो लग रहा है नॉर्मलेशन वो देखना है। यहाँ पर नॉर्मलेशन अलग हो सकता है, यहाँ का नॉर्मलेशन अलग होगा, डेफिनेट सी बात है। ये नॉर्मलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ऊपर का बीडी बना करके निकाल सकते हो, या फिर नीचे का बीडी बना करके निकाल सकते हो। लेकिन यही नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है इस फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पर F1 लग रहा होगा, यहाँ पर F2 लग रहा होगा। F1 के लिए N1, F2 के लिए N2। ये माइनस का पॉइंट है और आप एरर को अवॉइड कर सकते हो, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है। मतलब ये वैल्यू उस बात पर डिपेंड करता है कि फिगर में क्या चल रहा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, न्यूमेरिकल या फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन इस नंबर से बराबर या इस नंबर से छोटा रहता है। तो अप्लाइड फोर्स के ऑलवेज इक्वल रहता है। जैसे कि अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि अपने पास ये एक ब्लॉक है और ये रेस्ट पर है, और फिर म्यू वगैरह दे रखा है कि इसका म्यू एस है, म्यू के है, वट एवर यू नो। सो इस अगर सिंस ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स 1 और इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं, काइनेटिक नहीं है। क्या टेंडेंसी हो सकती है? तो आप फोर्स जैसे ही ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा यस, इधर एक फोर्स होता है mg sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो थीटा वाला mg sin थीटा वाला फोर्स है ना, ये बेसिकली इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है 1 वाले सरफेस को कंपेयर टू 2। सो 1 और 2 के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, यू नो दैट। और कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक आएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन नहीं है। अब आपसे पूछ सकता है कि अच्छा नॉर्मलेशन निकालोगे तो नॉर्मलेशन इधर आएगा, उसका वैल्यू जो आएगा वो mg cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ जाएगा कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या लिखें, म्यू एस इंटू नॉर्मलेशन। बिल्कुल नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी कि सिंस ये मूव नहीं कर रहा तो टोटल एक्सेलरेशन या फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। सो यू नो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा होना चाहिए। दिस इज जस्ट अ obvious example that I have
यूज्ड, बट बताना ये था कि फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसको म्यू एस इंटू एन लिखने से अवॉइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्ड यूज़ करता है। ओके और फिर ये फ्रिक्शंस के ग्राफ वगैरह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को प्लॉट करते हैं फोर्स के रिस्पेक्ट में, जो फोर्स आप लगा रहे होते हो, तो फ्रिक्शन कैसे बिहेव कर रहा होता है। लेट्स से किसी एक ब्लॉक है, सिंपल सा ब्लॉक था और उस पर एक फोर्स लगाया गया, तो ये जो फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो फ्रिक्शन पहले ऐसे लीनियरली इंक्रीज करता है, फिर एक टिप ले करके कांस्टेंट हो जाता है। ये जो कांस्टेंट हुआ है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने फोर्स कितना लगाया है। सो ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ऊपर वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग, और ये पूरा का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो स्टैटिक लिमिटिंग एक ही कहानी है। लिमिटिंग एक्सट्रीम वैल्यू है स्टैटिक का और काइनेटिक कांस्टेंट रहता है। ये भी आपको याद रखना होगा। स्टैंडर्ड टाइप का ग्राफ है जो आपने पढ़ा होगा, जस्ट रिवाइजिंग की इंपॉर्टेंट है। और फ्रिक्शन के लिए जो क्रक्स पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग। इस पर क्वेश्चन आएगा और वो दोनों वैल्यू देगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज सेल्फ एडजस्टिंग से। सो आपको सेल्फ एडजस्टिंग वाला लिखना है, क्योंकि जब तक स्टैटिक रहेगा इंक्लूडिंग लिमिटिंग, ये यही रहेगा। सो दस फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई ऑप्टेड इज वर्क। अगेन एक क्वेश्चन वर्क से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वर्क किसी फोर्स का होता है। सो वर्क डन बाय एनी फोर्स इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट्स हाउ वी राइट। फिर अपने को देखना है कि क्या फोर्स कांस्टेंट है। अगर फिक्स फोर्स है, दैट मीन्स कांस्टेंट फोर्स है, तो ये वर्क डन की डेफिनेशन सिंपल हो जाती है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो माइंड इट कि डायरेक्टली हमको ये नहीं यूज़ करना है एफ डॉट आर। एफ डॉट आर इज ट्रू ओनली इफ फोर्स इज अ कांस्टेंट। मोरोवर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एफ आर कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा एफ और आर के बीच का एंगल होगा जो वेक्टर से आप सीखते हो। जब एफ कांस्टेंट नहीं हुआ इन जनरल केस, तो आप देखोगे वर्क डन की जो डेफिनेशन होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि अगर हमको ये समथिंग एफ एक्स आई कैप जे कैप के कैप में दिया होगा, तो इसको हम डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप में लिख सकते हैं और फिर इसके बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये एक्स की डायरेक्शन का वर्क डन है वाई में, और जेड कंपोनेंट के वर्क डन से। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए वर्क के कंपोनेंट नहीं है, बट फोर्सेस के कंपोनेंट हैं जो तीनों डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसमें एक्स की लिमिट लगाएंगे, वाई का लिमिट और जेड का लिमिट। कई बार क्या होगा कि एफ एक्स जो होगा वो वाई पे डिपेंड कर रहा होगा, तो फिर वो पाथ इक्वेशन देगा तो फिर हम वहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हैं। सिमिलरली अगर रोटेशनल एस्पेक्ट चल रहे होंगे तो हम इसको टाउ इंटू डी थीटा करके सॉल्व करेंगे, और टाउ डी थीटा से एग्जैक्टली सेम मैनर पे उसके भी हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। एक जब कांस्टेंट टॉर्क लग रहा होगा, दूसरा जब वेरिएबल टॉर्क लग रहा होगा। कई बार वर्क कैलकुलेट करने के लिए वो अपने को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देगा कि वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही थी। तो बताइए कि क्या होगा। लेट्स से कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी है, और आपसे पूछता है कि वर्क डन बताइए किसी फोर्स का। तो बेसिकली वेलोसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो इफेक्टिव आइडिया है, एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने पढ़ी है। सो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन बाई फोर्स है वो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स गोइंग टू बी हैंडी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हाफ मास आपको देगा, वी फाइनल का स्क्वायर कर देंगे, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर कर देंगे। वो टाइम पीरियड देगा, तो यहाँ पर टी की वैल्यू इनिशियल रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आएगी, टी की वैल्यू फाइनल रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स पता चल जाएगा। सो वर्क की कैलकुलेशन इन तीन तरीके से हम लोग नॉर्मली करते हैं, या तो फोर्स से, या तो टॉर्क से, या फिर काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए। ये वर्क का मतलब मैकेनिकल वर्क है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं वर्क एनर्जी पावर वाले कॉन्सेप्ट में। एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पावर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है। पावर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर को हम पी लिखते हैं तो एवरेज पावर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी होती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होती है। इसके लिए जो एफ डॉट वी वाला फॉर्मूला है ये अपने को याद रख लेना है। जैसे आपसे पूछेगा कि एक पार्टिकल है सर्कल पे चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा गया, एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में, सेंटीपिटल फोर्स हो सकता है, और चार्ज लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। तो अगर कोई फोर्स हमारा रेडियल डायरेक्शन में आइदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड, तो इसमें कितना पावर डिसिपेशन होता है। तो आप देखोगे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो सारे रेडियल फोर्सेस का पावर जीरो होता है। सो रेडियल फोर्सेस डू नॉट गिव एनी पावर सप्लाई
इन सर्कुलर मोशन, और या फिर कोई भी पाथ मोशन चल रहा होगा, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, तो आप पाओगे कि पावर डिलीवर इज ज़ीरो। सो ये भी एग्जाम को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर एज एफ डॉट वी, वेलोसिटी आपको देगा, फोर्स देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार फोर्स ना देकर के एक्सेलरेशन दे देगा, तो एक्सेलरेशन इज एफ इज इक्वल टू बेसिकली एम ए। तो अपने को देखना है कि ए डॉट वी कितना है और मास से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ए और वी आपस में परपेंडिकुलर है तब भी पावर डिलीवर्ड किया जाती है, ज़ीरो आ जाती है। तो पावर वाला पॉइंट भी इसी में इंक्लूड किया जा सकता है वर्क के साथ। सो दिस वाज फिफ्थ टॉपिक। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू नो पोटेंशियल एनर्जी कई तरह से डिफाइन की हो जाती है। ग्रेविटेशन के लिए अलग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अलग होती है, स्प्रिंग फोर्स के लिए अलग होती है। बट इन सभी केसेस के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, सरफेस टेंशन के जो एनर्जीज वगैरह निकालते हैं, तो उसका वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कई बार ये लिखेगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये हम लोग टेक्स्ट बुक में एज ए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कई बार आपसे पूछेगा इन दोनों में कौन हमेशा ट्रू रहता है, हमेशा ट्रू रहता है, इवन दो दैट्स डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशन एक कंडीशन के साथ आती है कि जब आप उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करते हो, अनएक्सेलरेटेड रखते हो या फिर स्लोली मूव कराते हो। सो ये कंडीशनल है और ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज। ओके, सो ये कब ट्रू है? ये ट्रू है इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। सो कई बार वो कंपेयर कराता है कौन सा यूज़ करना, कौन सा नहीं यूज़ करना। सो वेन एवर वी नीड टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कर सकते हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन। ना आप देखते हो फिर ग्रेविटेशन में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, तो चेंज का मतलब होता है बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, और ग्रेविटेशन केस में ये mgh आता है अगर h हाइट पे जाते हैं और अर्थ को फ्लैट मान करके कम हाइट तक चल रहे होते हैं। नो कई बार इनिशियल हमारा रेफरेंस जीरो होता है और फिर वो बोलेगा कि अर्थ का ही पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, तो फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसी लोकेशन की आएगी u इनिशियल प्लस mgh। आप इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो। तो अगर हमारा रेफरेंस जीरो है तो mgh आएगा आंसर, और अगर रेफरेंस कुछ है, जैसे ऐसा बोलता है कि अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी लेट से 100 हो गया, तो इस हाइट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हम बोलेंगे 100 प्लस mgh। नीचे कितना होगा? सो 100 माइनस mgh। सो दस रेफरेंस यूटिलाइजेशन। सो रेफरेंस को हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेंशियल एनर्जी का जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन रहता है वो फोर्स से लिंक करके लेता है। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस du/dx होती है। सब लोग क्या करेंगे, यूनिडायरेक्शनल फोर्स आएगा, एक ही डायरेक्शन का, u एज अ फंक्शन ऑफ x देगा और आपसे बोलेगा कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बताइए, तो हम लोग f को माइनस du/dx कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है या नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको फोर्स को जीरो क्लेम करना होता है। फिर स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो जो इक्विलिब्रियम होगी उसमें हम थोड़ा सा शिफ्ट करके देखेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स है तो स्टेबल, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है मतलब दूर ले जाने वाला फोर्स है तो अनस्टेबल हो जाता है। ये वन डायमेंशन केस में हो गया। अगर मल्टी डायमेंशन में आएगा, थ्री डायमेंशन में, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ये बन जाता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे जब एक्स वाई जेड का फंक्शन देगा, और मोस्ट लाइकली वो आपको यूनिडायरेक्शनल देगा, एक ही डायरेक्शन का देगा, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं फोर्स कितना लग रहा है। एक बार फोर्स आ गया तो उसकी काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की हम बात कर पाते हैं। सो एनर्जी का फोर्स से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने को पोटेंशियल एनर्जी देकर के वेलोसिटी के बारे में ग्राफ भी पूछता रहता है एनर्जीज का, और या फिर फोर्सेस का। तो अगर सपोज करो कि अपने को पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हो और आपसे बोलेगा कि बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगी। सो अब देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ सपोज कर लीजिए ऐसा दिया हुआ है। सो अब देखोगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लोप जीरो आ रही है। स्लोप, सिंस ये स्लोप जीरो आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए फोर्स जीरो के बारे में बात कर रहा है। और कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स जीरो के बारे में बात कर रहा है। फिर बोलेगा कि इस पर कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो जहाँ पर कम होती है वो स्टेबल होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो।
तो अगर आप पार्टिकल यहाँ पे रखोगे तो ये स्टेबल कंडीशन पर होगा, ये अनस्टेबल कंडीशन पर होगा। तो ये स्टेबल हो गया और ये अनस्टेबल हो गया ना। ये पूछा जा सकता है और कई बार कंफ्यूजिंग करता है, तो उसको कैसे और भी मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो ये स्लोप तो पहली बात तो ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा चेंज ऑफ स्लोप देखो, तो पहले स्लोप कैसा था, डी बाई डी एक्स, पहले आपका नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पर स्लोप बढ़ा हुआ है। तो ये कॉन्केव अप है, सो जैसे ही कॉन्केव अप आता है यू में तो वो स्टेबल होता है, कॉन्केव डाउन आता है तो अनस्टेबल होता है। फिर उसको हम फोर्स से लिंक करके बता सकते हैं। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स, ये सारी कैलकुलेशन आपसे पोटेंशियल एनर्जी से निकलवा सकता है। और बाकी अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे रहती है, कांस्टेंट। ये तभी रहती है जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। अदरवाइज हमारे पास जो ब्रॉडर मेथड है वो कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी ये है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और इसको हम तब यूज़ करेंगे जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। अदरवाइज हमारे पास ब्रॉडर मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो अगर कभी आपको डाउट है तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो फिर कई बार क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को फंक्शन दे देगा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेगा, तो हम उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके हम बता कर सकते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिन होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कैसा है, कांस्टेंट है। तो इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम करता है और वो हमारे लिए काफ़ी काम के रहता है। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो भी आपको याद रखना है। स्प्रिंग केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जिसमें एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स कैन बी इलोंगेशन एज वेल एज एक्स कैन बी कंप्रेशन। जब चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ओके। और इसमें इक्विलिब्रियम या फिर रेफरेंस जो लिया गया है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, मीन पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन के लिए लिया गया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आप आगे पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgS से बदल कर माइनस GM1 M2/r हो जाती है 2 पॉइंट चार्जेस मासेस के लिए, वो अब देखेंगे ग्रेविटेशन की स्टोरी में। बट यस, पोटेंशियल एनर्जी का जो ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है। अगला टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन में सर्कल होती है, तो ये आप जानते हो, और इसमें बहुत सारे पार्ट आपने ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं। फिर भी मैं इनको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिकल चल रहा लिट्स ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, v स्पीड से जा रहा है, ये रेडियस r है। तो आप जानते हो कि अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो इस पर कुछ एक्सेलरेशंस लग रहे होते हैं। एक तो ये इधर लग रहा होता है जो कि ऑलवेज रहेगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और ये इसकी डायरेक्शन को बेंड करने में, चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो काम है वो केवल और केवल डायरेक्शन को बदलना है। फिर अगर स्पीड को आपको बदलना है तो उसके लिए हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v की डायरेक्शन में तो स्पीड अप हो रहा होगा, ये जल्दी जल्दी चलेगा, और अगर ये अपोजिट होगा 80 तो स्लोली स्लो डाउन करेगा। तो 80 को लेकर के हम चाहें तो इसको ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं और पार्टिकल को ऐसे रीड कर सकते हैं, ये v है और ये 80 है, और फिर इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बता सकते हैं कितना डिस्टेंस चलेगा, और उससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन लगा सकते हैं 80 को यूज़ करते हुए डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वेक्टर वाली कंडीशन पे नहीं जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ पे जाएंगे, जैसे स्पीड और एक्सेलरेशन से डिस्टेंस कितना जा रहा है वो बता सकते हैं। एनीवे, अगर ये 80 ज़ीरो होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, इसकी स्पीड नहीं बदलेगी। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होता है, स्पीड नहीं चेंज करता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज करता है अबाउट पॉइंट O। हाउएवर लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी चेंज करेगी, एक्सेलरेशन चेंज करेगा, एक्सेलरेशन भी चेंज करता है क्योंकि एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर, से उसकी डायरेक्शन बदलती है। सो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, दे आर ऑलवेज वेरिंग, और काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और स्पीड आर कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और भी कंडीशन होती हैं, स्पीड कांस्टेंट रहती है, दैट वी सी
अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो सारी बातें हम करते हैं। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर दोनों एक्सेलरेशन परसिस्ट करते हैं तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ कहीं आएगा, उसका हम लोग एंगल मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके अंडर रूट से मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर नॉन यूनिफॉर्म केस में AT 0 नहीं होगा तो फिर हम इस तरह से इसका डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, नॉट वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या पर्पस है? मैग्नीट्यूड को चेंज करना। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? डायरेक्शन को चेंज करना। सेंटीपिटल को हम लोग रेडियल नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल केस में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा बोलेगा कि अपने पास एक स्ट्रिंग थी, आपने एक बॉब को ऐसे हैंग कराया और इसको कोई वेलोसिटी V0 दी, सो दैट ये कंप्लीट सर्कल करे। तो उसके लिए अपने को या किसी पॉइंट पे बताइए कितना टेंशन चल रहा है, तो यहाँ पर हम थीटा एंगल पे जाएंगे और टेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेंशन आएगा, अब देखोगे कि mg के कुछ कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। सो टी का एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, टी की वैल्यू आती है mg cos थीटा प्लस mv²/L। ये mv²/L क्यों आया? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो एक सेंटीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, तो ये टेंशन रहता है किसी भी लोकेशन पे। तो आपसे अगर टेंशन पूछेगा तो टेंशन के लिए यूज़ करना। v कौन सा वेलोसिटी होगा? जिस लोकेशन पे ये बात कर रहा है। ऑब्वियस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ। दूसरा कि अगर ये कंप्लीट सर्कल करना चाहेगा तो कितना वेलोसिटी होना चाहिए? सो कंप्लीट सर्कल कराने के लिए वेलोसिटी √5gl या उससे बड़ी होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? ये ऊपर जब आएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका टेंशन 0 हो जाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी लगेगी? √gl। सो ये बॉब कंप्लीट सर्कल तभी कर पाएगा जब इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √gl या उससे बड़ी हो। सो इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, 0 नहीं कर सकते ऊपर क्योंकि स्ट्रिंग है स्लैग कर जाएगी, तो उससे पहले वो पाथ को छोड़ेगा। अगर हम स्ट्रिंग की जगह रॉड लिए होते हैं, मासलेस रॉड, मासलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ड्राइव कर रखा रिजल्ट। सो मासलेस रॉड के लिए जो V0 लगता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4gl। सो 4gl हो जाएगी तब भी वो कंप्लीट कर जाएगा। फॉर दैट से कि ये वेलोसिटी क्या हो सकती है? 0। सो रॉड अगर होगा तो हम इसको जस्ट यहाँ तक पहुँचाएंगे तो आगे अपने आप चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके डेरिवेशंस भी कैसे किए जाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और टी। तो एक ये टी का फॉर्मूला है, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज़ करोगे किसी भी लोकेशन के लिए सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको पता है कम वेलोसिटी देंगे तो ये ऑसिलेशन करेगा सिंपल पेंडुलम जैसा। फिर एक लिमिट से ज़्यादा √2gl से ज़्यादा दे देंगे, तो √2gl से ज़्यादा देंगे तो यहाँ पर पाथ को छोड़ करके पैराबोलिक पाथ करता है, तो पहले सर्कुलर जाएगा फिर पैराबोला। और √5gl से ज़्यादा देंगे तो फिर कंप्लीट सर्कल करता है। सो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बेंडिंग ऑफ रोड्स, कि रोड को हम लोग बेंड करते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए v²/rg होनी चाहिए। मोर ओवर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। फिर दोनों को लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए सेफ ट्रैवलिंग के लिए। वो आप याद रख सकते हो आपके नोट से। इस पे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बेस पर, या फिर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को लेकर के, स्पीड और डिस्टेंस का वेलोसिटीज के डिफरेंस को लेकर के। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग केवल इतने ही टॉपिक्स रखते हैं क्योंकि इसकी लेंथ अदरवाइज बड़ी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल हेल्प, दैट्स द विश। थैंक यू।